जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश में नदियां, इसको लेकर मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें हमने मध्य प्रदेश में नदियों की स्थिति को लेकर और चंबल नदी को लेकर हमने बृहद अध्ययन किया था। अब उसी श्रृंखला को आगे लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसी श्रृंखला का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम सिंध, बेतवा और केन नदियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने मध्य प्रदेश को मुख्यतः 5 अपवाह तंत्रों में बांटा था। कितने अपवाह तंत्रों में? 5, जिसमें हमने सबसे बड़ा अपवाह तंत्र देखा था वो है गंगा अपवाह तंत्र, फिर हमने देखा था गोदावरी अपवाह तंत्र और ये दोनों कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा के तंत्र है। फिर हमने नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र और माही अपवाह तंत्र के बारे में बताया था कि ये अरब सागर के तंत्र हैं। क्लियर है? फिर इसी श्रृंखला में हमने ये देखा था कि ये जो गंगा अपवाह तंत्र है इसको हमने 3 उपतंत्रों में बांटा था। कितने उपतंत्रों में बांटा था? 3 उपतंत्रों में बांटा था, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें जो पहला उपतंत्र था वो हमारा यमुना उपतंत्र था, दूसरा जो होगा हमारा वो टोंस उपतंत्र होगा और तीसरा कौन सा था? सोन उपतंत्र। अब इसी यमुना उपतंत्र में जो 4 प्रमुख नदियां थी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इन 4 में से चंबल का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। जिसने नहीं देखा है वो जाकर पिछले वीडियो में इसको देख लेंगे। चंबल नदी को बहुत ही डीप और गहराई से हमने पढ़ाया है। आज के इस वीडियो में हम सिंध के बारे में, बेतवा के बारे में और केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम मध्य प्रदेश के मैप में इन तमाम नदियों को एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश में ये किस प्रकार दृष्टिगत होती हैं। क्लियर है? तो ये सामने आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश का मैप, और इस मध्य प्रदेश के मैप में ये जो नदी प्रवाहित हो रही है ये है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी है ये हमारी चंबल नदी है, ये हमारी सिंध नदी है, ये बेतवा नदी है, ये केन नदी है, ये टोंस नदी है और ये सोन नदी है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होके जा रही है और सतपुड़ा और नीचे आपका अजंता, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये अजंता पर्वत श्रेणी है, इनके बीच से निकल रही है आपकी ताप्ती नदी। ये आपकी वर्धा हो गई और ये वेनगंगा हो गई, दोनों मिलकर प्राणहिता नदी का निर्माण करती हैं, जो आगे चल के किस में चली जाती है? गोदावरी में। किस में चली जाती है? गोदावरी में। और एक स्वतंत्र उपतंत्र बना रही है, अपवाह तंत्र बना रही है माही नदी अपवाह तंत्र, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सामान्यतः हमने मैप में देख लिया कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि एक तो हमारी चंबल नदी, कौन सी? मैप से देखने का प्रयास करेंगी। एक तो हमारी ये चंबल नदी, दूसरी हमारी बेतवा नदी और तीसरी हो गई हमारी ताप्ती नदी। ये 3 नदियां ऐसी हैं कि दोबारा मध्य प्रदेश में, एक बार मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर जाती हैं और दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये जो चंबल नदी है ये मंदसौर से बाहर जाके राजस्थान में प्रवेश करती है और श्योपुर में पुनः मध्य प्रदेश में आती है। इसी तरीके से हमने बेतवा के बारे में बताया कि ये जो बेतवा नदी है ये आपके चंदेरी से ललितपुर उत्तर प्रदेश में जाती है और ओरछा टीकमगढ़ में फिर आकर प्रवेश करती है। और ये हो गई आपकी ताप्ती नदी, जो कि आपके कहाँ से? बैतूल से प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र में जाती है और बुरहानपुर में फिर से ये प्रवेश करती है आपके मध्य प्रदेश में। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में दोबारा प्रवेश करती है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं आपका ये जो नदी अपवाह तंत्र है, सिंध नदी अपवाह तंत्र। किस नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे? ये सिंध नदी अपवाह तंत्र, जो कि मैप में आपको दिख रही है। क्लियर है? कौन सी नदी तंत्र? ये जो आपकी प्रवाहित होकर जा रही है सिंध नदी अपवाह तंत्र, जो कि किसकी सहायक नदी है? यमुना की, क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं? यमुना उपतंत्र। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सिंध नदी के बारे में दिया है कि सिंध नदी का उद्गम, तो जो उद्गम है ना, तो उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कहाँ से हो रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हो रहा है। और जिला या शहर की बात करें तो विदिशा। कहाँ से? विदिशा। और विदिशा की कौन सी तहसील? तो सिरोंज तहसील। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में विदिशा की सिरोंज तहसील से उद्गम होता है किस नदी का? सिंध। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु नदी अलग है जो कि हिमालय पार की नदी है और कहाँ जाती है? पंजाब में 5 आप का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है, वो सिंधु नदी है। और एक काली सिंध हमने पढ़ा है जो कि चंबल की सहायक नदी है। और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? सिंध नदी है। कौन सी है? सिंध नदी।
इसका उद्गम तो यहाँ से होता है, लेकिन इसका समागम की हम बात करें, यानी कि ये जाकर कहाँ पर किसी अन्य नदी से मिल रही है, तो जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश का जो जालौन जिला है वहां पर ये किस नदी में जाकर मिल जाती है, यमुना नदी में। किसमें मिलती है, यमुना नदी में। पूछा गया है कि यमुना नदी में किस जिले में मिलती है उत्तर प्रदेश के, तो जालौन जिले में। क्लियर। प्रवाह की बात करें अगर हम सिंध नदी की, तो इसकी जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये विदिशा, गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड होके प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ से होती है, विदिशा, गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड। गुना व अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है, चूंकि पहले अशोकनगर और गुना, ये अशोकनगर जो था वो गुना का हिस्सा था, जिसे 2003 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किससे, गुना से अलग करके एक नवीन जिला बनाया गया था, अशोकनगर। तो जो पहले का प्रश्न बनता है उसमें ये आंसर होता है कि ये जो सिंध नदी है ये गुना के बीचों बीच प्रवाहित होती है। लेकिन अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यहां से क्या प्रश्न बनेगा कि ये जो सिंध नदी है, लेकिन वर्तमान में यहां से प्रश्न कैसे बनता है, वर्तमान में ये बनता है कि अशोकनगर व गुना के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो गुना व अशोकनगर के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो गई आपकी नदी हो गई सिंध नदी। कौन सी हो गई, सिंध नदी। क्लियर है यहां तक की। चलिए अब इसकी हम कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। किसकी, सिंध नदी की। तो प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, क्वारी है, माहुर है, पाहुज है, नन है, कुंद। क्वारी, माहुर, पाहुज, ननकुंद। क्वारी, माहुर, पाहुज, ननकुंद, इनको 3-4 बार बोलिएगा। ये सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। माहुर जो है कौन सी नदी, ये जो सहायक नदी माहुर है इसको मधुमती या मधुवेणी भी कहते हैं। ये आपके किसमें, जेल प्रहरी 2016 में यहां से प्रश्न पूछा है कि मधुमती या मधुवेणी किस नदी का नाम है, तो ये किसे कहा जाता है, माहुर की, जो कि किसकी सहायक नदी है, आपके सिंध की है। जिसका उद्गम कहां से होता है, ये तेरही शिवपुर से होता है। कहां से होता है, तेरही शिवपुर से। तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई, माहुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, मधुवती या मधुवेणी। क्लियर। फिर दूसरी सहायक नदी प्रमुख आती है पाहुज। पाहुज का उद्गम कहां से होता है, टीकमगढ़ से, और ये निवाड़ी दतिया होकर प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश में ये टीकमगढ़ से निकलती है और कहां, निवाड़ी दतिया में प्रवाहित होती है। और इसी नदी के किनारे बालाजी सूर्य मंदिर दतिया में स्थित है। कौन सा सूर्य मंदिर, बालाजी सूर्य मंदिर। किस नदी के किनारे है, तो पाहुज नदी के किनारे है। किस जिले में है, दतिया में है। पाहुज नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंध की सहायक नदी है। और इसी पर आपके पाहुज पर पाहुज बांध बना है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो पाहुज बांध किस नदी पर बना है, पाहुज नदी पर, और कहाँ, झांसी में। और इसका एक अन्य नाम और भी था, पुष्पावती। क्या, ये जो पाहुज नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था, पुष्पावती। क्लियर हो गया। तो ये हमने दो प्रमुख नदियां देखी, कौन सी, माहुर और पाहुज के बारे में। बाकी शेष अन्य नदियां कौन सी है, क्वारी, नन और कुंद। क्लियर हो गया। तो ये क्या थी, आपके सिंध की प्रमुख सहायक नदियां। क्लियर है। अब सिंध नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। तो जो सबसे प्रमुख जलप्रपात है वो कौन सा है, पावा जलप्रपात। कौन सा, पावा जलप्रपात। दूसरा कौन सा है, भूरा खोट जलप्रपात। कौन सा है, भूरा खोट जलप्रपात। फिर कौन सा है, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। और ये तीनों जलप्रपात किस नदी, कहां पर है, शिवपुरी में, सिंध नदी पर। कौन कौन से, पावा जलप्रपात, भूरा खोट जलप्रपात और सुल्तानगढ़ जलप्रपात। ये तीनों शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित जलप्रपात है। क्लियर हो गया। चलिए अब परियोजनाएं की बात करें कि इस नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक है मणिखेड़ा परियोजना, जिसे मोहनी सागर परियोजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहनी सागर परियोजना भी कहा जाता है। इसे अटल परियोजना भी नाम दिया गया था। तो मणिखेड़ा परियोजना या मोहनी सागर परियोजना या अटल परियोजना किस नदी पर है, आपके सिंध नदी पर है। और किस जिले में है, शिवपुरी में। किस जिले में है, शिवपुरी में। ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए फिर हम देखते हैं गोपी कृष्ण सागर बांध। कौन सा, गोपी कृष्ण सागर बांध। ये कहाँ है, ये भी शिवपुरी में है। कहाँ है ये, शिवपुरी में है। और सेवड़ा बांध, कौन सा बांध, सेवड़ा बांध जो है, ये सेवड़ा बांध कहाँ है, दतिया में। कहाँ है, दतिया में। तो सिंध नदी पर तीन प्रमुख परियोजनाएं हैं, मणिखेड़ा यानी मोहनी सागर परियोजना, गोपी कृष्ण सागर बांध और सेवड़ा बांध। ये तीनों बांध किस नदी पर है, आपके सिंध नदी पर। तो ये सिंध नदी की प्रमुख परियोजनाएं हो गई। क्लियर है।
अब सिंध नदी से संबंधित कुछ तथ्य निकल के आते हैं। वो तथ्य क्या है? वो तथ्य क्या है कि शिवपुरी में NH-27 में क्या, शिवपुरी में NH-27 में जो 2.5 किलोमीटर लंबा, लगभग 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबा सड़क पुल बना है, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है। जबकि इसके पहले कौन सा था? तो तवा, कौन सा था? तवा नदी पर निर्मित सबसे बड़ा सड़क पुल था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है? शिवपुरी में NH-27 पर 2.5 किलोमीटर लंबा पुल जो बना है वो सबसे लंबा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तवा को ही माना जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फिर हम सिंध पर जाएंगे, क्योंकि तब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो वर्तमान आंकड़े को लेकर भी प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है? लेकिन अभी प्रश्न जनरली पूछता है तो वहां पर किसको लगाते हैं? तवा को ही लगाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तवा के साथ अगर सिंध नदी आ जाती है तब आप सिंध नदी के साथ जाइएगा। तवा नहीं रहती है और सिंध बस रहते तो भी सिंध के साथ जाइएगा। लेकिन अगर सिंध नहीं रहती है और तवा नदी रहती है तो फिर हम तवा नदी बांध पर जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इसी के किनारे, किसके किनारे? आपके सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला लगता है। कौन सा मेला? रतनगढ़ व सनकुआ का मेला, जो कि कहाँ लगता है? दतिया में। कहाँ लगता है? दतिया में। तो दो प्रश्न निकलते हैं कि रतनगढ़ और सनकुआ का मेला किस जिले में लगता है? तो दतिया में। किस नदी के किनारे लगता है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंध नदी। तो इस तरीके से हमने सिंध नदी को बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। क्लियर है? चलिए, अब हम अगली नदी देखते हैं। और अगली हमारी नदी कौन सी है? बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा। याद रखिएगा, हम यमुना उपतंत्र पढ़ रहे हैं। यमुना उपतंत्र की जो 4 प्रमुख नदियां हैं, चंबल नदी उसको हमने पढ़ लिया, सिंध नदी उसको हम पढ़ लिया। अब बेतवा और केन 2 नदियां बची हैं, जिसमें से हम अगली नदी कौन सी देखेंगे? बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। नदियों से नर्मदा के बाद अगर कहीं सर्वाधिक प्रश्न कहीं से पूछा गया है तो वो बेतवा नदी है। तो देखते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम विंध्याचल पर्वत। पर्वत की बात करें तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत। जिले की बात करें तो रायसेन जिला। तहसील की बात करें तो ओबेदुल्लागंज तहसील। पहाड़ी की बात करें तो घोड़ी दंत पहाड़ी। नेशनल अभ्यारण्य की बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य। गांव की बात करें तो कुम्हरा गांव, मतलब वो स्थान विशेष की बात करें तो कुम्हरा गांव। कुम्हरा गांव का कौन सा ग्राम है? तो झीरी ग्राम। तो निम्न में से कोई भी आपका उद्गम मध्य प्रदेश व्यापम या आयोग में पूछ सकता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो विंध्याचल पर्वत, रायसेन जिला, ओबेदुल्लागंज तहसील, घोड़ी दंत पहाड़ी, रातापानी अभ्यारण्य, कुम्हरा गांव या झीरी ग्राम से उद्गम होता है। किस नदी का? आपके बेतवा नदी का। क्लियर है? अब बेतवा नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ है? तो बेतवा नदी का अगर कुल प्रवाह देखा जाए तो 590 किलोमीटर है। कितना है? 590 किलोमीटर प्रवाहित होती है। लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये रायसेन से विदिशा, विदिशा से अशोकनगर, अशोकनगर से टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से कहाँ? निवाड़ी में प्रवाहित होती है। और निवाड़ी के बाद ये हमीरपुर यूपी में यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से। किस जिले में मिलती है? हमीरपुर में। किस नदी से? यमुना की। किसकी सहायक नदी हो गई? यमुना की सहायक हो गई। यानी कि ये 2 राज्यों में प्रवाहित हो रही है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो अगला चीज निकल के आता है कि बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो वराह पुराण में, किस पुराण में? वराह पुराण में इसे बेत्रवती कहा गया है। क्या कहा गया है? बेत्रवती कहा गया है। किस पुराण में? वराह पुराण में। शिव की पुत्री विंध्यवासिनी और वैश, ये भी इसके प्राचीन नाम है। तो बेतवा के प्राचीन नाम क्या क्या निकल के आया है? बेत्रवती, शिव की पुत्री, विंध्यवासिनी और वैश। बेत्रवती किसमें कहा गया है? वराह पुराण में। किसमें कहा गया है? वराह पुराण में। और बेतवा को बेत्रवती और वैश किसमें कहा गया है? कादम्बरी नामक उपन्यास में, जो किसका उपन्यास है? बाणभट्ट का। और मेघदूत नामक पुस्तक में, जो किसका है? कालिदास का। तो कादम्बरी और मेघदूत में किस नदी का वर्णन है? बेतवा नदी का। बेत्रवती या वैश किस उपन्यास में इसको कहा गया है? तो कादम्बरी और मेघदूत में इसका उल्लेख किया गया है। अन्य नाम इसके क्या निकल के आते हैं आपके बेतवा नदी के? जिसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। कारण गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहे जाने के पीछे के तर्क क्या है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है।
साथ ही साथ ये क्या है, इसके किनारे भोजपुर और क्या है, सांची, आपका चंदेरी और ओरछा स्थित है। ये धार्मिक स्थल स्थित है, इस कारण भी इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्लियर। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा या बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां है, बीना है, धसान है, जामनी है, मालनी है और हलाली है। तो कौन कौन सी प्रमुख इसकी सहायक नदियां हो गई, बीना, धसान, जामली, मालनी और हलाली, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जो तथ्य है उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बीना के बारे में क्या है कि बीना के किनारे क्या स्थित है, बीना शहर। कौन सा शहर स्थित है, बीना शहर स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, बीना शहर और आगा सौद। और इसी बीना शहर के आगा सौद में ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है, जो कि कहाँ है, सागर जिले में। सागर जिले में ही एरण अभिलेख बीना नदी के किनारे है। और ये जो एरण अभिलेख है, ये भारत का पहला सती प्रथा का साक्ष्य बताने वाला अभिलेख है। क्लियर है। फिर इसी नदी पर आपके मुड़िया बांध बना है। किस नदी पर, बीना नदी पर। कौन सा बांध बना है, मुड़िया बांध बना है। और इसी बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, ये स्थित है। तो भालकुंड जलप्रपात हो या राहतगढ़ जलप्रपात हो, दोनों एक ही है। और दोनों किस नदी पर है, तो दोनों बीना नदी पर, कहाँ, सागर में आपके स्थित है। तो क्लियर हो गया। तो बीना नदी के बारे में हमने क्या क्या देखा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसके किनारे, बीना शहर का आगा सौद स्थित है। और इसी आगा सौद में ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी बनाई गई है। एरण अभिलेख स्थित है सागर में, जहां से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। मुड़िया बांध इस पर स्थित है। और भालकुंड, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं, ये सब चीजें किस पर है, आपके बीना नदी पर। तो यानी कि बीना नदी एक प्रमुख सहायक नदी हो गई किसकी, आपकी बेतवा की। फिर दूसरी निकल के आती है हलाली। कौन सी नदी निकल के आती है, हलाली। हलाली का शाब्दिक अर्थ होता है कत्ल की नदी। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, कत्ल की नदी होता है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हलाली को बाण गंगा या थाल नदी भी कहते हैं। तो किस नदी को स्थानीय लोग बाण गंगा या थाल नदी के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो हलाली नदी को। किसको, हलाली नदी को। और इसी हलाली नदी पर, हलाली नदी जहां जाकर आपके बेतवा में मिलती है, तो उसी संगम के पास ये आपका सम्राट अशोक परियोजना बनाई गई है, जो कि कहाँ है, विदिशा जिले में। किस जिले में है, विदिशा जिले में है। तो सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, ये किन दो नदियों के संगम पर बनी है, तो हलाली व बेतवा। किसके संगम पर, हलाली व बेतवा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी संचालित हैं। तो अगर हम परियोजनाओं की बात करें, तो कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं। एक तो राजघाट परियोजना। कौन सी परियोजना, राजघाट परियोजना। और इसी राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। तो राजघाट परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नाम है। और ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। फिर जो दूसरी सहाय परियोजना आती है, माता टीला परियोजना। कौन सी, माता टीला परियोजना, ये भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और जो तीसरी निकल के आती है, सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है, विदिशा में स्थित है। और अगली परियोजना कौन सी है, परीक्षा बांध। कौन सा, परीक्षा बांध, जो कि किस राज्य में है, यूपी में। एमपी में नहीं बना है ये परीक्षा बांध, कहाँ बना है, यूपी में। इसके अलावा दो और परियोजनाएं, एक तो कुकबा बांध बना है। कौन सा बांध बना है, कुकबा बांध। और दूसरा कौन सा हो गया, भांडेर नहर परियोजना। तो ये तमाम परियोजनाएं आपकी किस पर संचालित हैं, बेतवा नदी पर। किस पर संचालित है, बेतवा नदी पर। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, माता टीला परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में है इसी नदी पर, कुकबा बांध और भांडेर नहर परियोजना, ये सब किस पर संचालित है, आपके बेतवा नदी पर। किस पर संचालित है, बेतवा नदी पर। क्लियर है। फिर भारत की पहली, क्या, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि रिवर लिंक जो प्रोजेक्ट है, तो पहली जो प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो परियोजना, वो कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि 2004-05 में अटल बिहारी के समय पर इसको क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था।
तो ये जो केन बेतवा लिंक है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैसी है, संयुक्त परियोजना है। देश की पहली नदी लिंक परियोजना है जिसके तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? केन नदी पर एक बांध बनेगा। कौन सा? दौधन बांध। कौन सा बांध बनेगा? दौधन बांध बनेगा केन नदी पर, और इसी बांध से 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर उसको कहाँ ले जाएगा? बेतवा से जोड़ा जाएगा। यानी कि केन नदी का पानी किसमें पहुंचाया जाएगा? बेतवा नदी में। इसमें 90% तक का व्यय कौन करेगा? 90% व्यय केंद्र सरकार करेगी। शेष 10% जो है उसका 5% मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इसके तहत कुल 9000 हेक्टेयर डूब क्षेत्र आता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितने हेक्टेयर डूब क्षेत्र आ रहा है? तो 9000 हेक्टेयर। वर्ग किलोमीटर नहीं है, हेक्टेयर है। 13 जिलों के कितने? 13 जिलों के 62 लाख लोगों को ये पेयजल उपलब्ध कराएगा। तो ये जो परियोजना है इसके तहत 13 जिलों को और 13 जिलों के 62 लाख से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी और इसके तहत 103 मेगावाट विद्युत का भी, जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा। ये कौन सी परियोजना है? केन बेतवा लिंक परियोजना। तो मध्य प्रदेश आयोग द्वारा 3 मार्कर और अगर 5 मार्कर में अगर प्रश्न बनते हैं तो पर्याप्त चीजें हैं आपके लिए लिखने के लिए। लेकिन इससे फैक्ट से जो प्रश्न बनेंगे, कॉन्सेप्ट से जो प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, व्यापम और आयोग के लिए, वो भी यहाँ से पर्याप्त चीजें निकल के आती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि इसके किनारे शहर कौन कौन से स्थित हैं। तो इसके किनारे शहर है, एक तो भोजपुर है। कौन सा शहर है? भोजपुर शहर है, रायसेन में है। सांची है, ये भी रायसेन में है। विदिशा इसके किनारे है। चंदेरी इसके किनारे है अशोकनगर का। ओरछा, कौन सा? ओरछा शहर भी जो कि निवाड़ी में आता है, बुंदेलाओं की राजधानी थी, ये भी इसी के किनारे स्थित है। और ओरछा में ही क्या? ओरछा में ही ये कंचन घाट इस नदी पर स्थित है। तो इस पर एक नदी घाट बनाया गया है, किस पर? बेतवा पर। और कहाँ? ओरछा में, जिसे क्या कहा जाता है? कंचन घाट कहा जाता है। और ओरछा में इसे एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है बेतवा को। बेतवा को क्या कहा जाता है? सतधारा। क्या कहा जाता है? सतधारा कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला चीज क्या निकल के आता है? अन्य तथ्य देख लेते हैं किससे संबंधित? आपके बेतवा से संबंधित। तो बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? देवगढ़ के किले को। उत्तर प्रदेश में एक किला बना हुआ है इसके किनारे बीचों बीच, जिसे क्या कहा जाता है? बेतवा का आइलैंड कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेतवा का द्वीप या आइलैंड कहा जाता है। इसके किनारे कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। कौन कौन से हैं? कंचन घाट, जैसे कि मैंने बताया, ओरछा में है। जहांगीर महल, ये भी ओरछा में है। राय प्रवीण महल, ये भी है। बुंदेला राजाओं की छतरियां इसी नदी के किनारे हैं। राम राजा मंदिर, ये भी ओरछा में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी ओरछा में है। चंद्रशेखर गुफा, चंद्रशेखर आजाद गुफा, कौन सी? चंद्रशेखर आजाद गुफा, क्योंकि बहुत दिनों तक चंद्रशेखर आजाद जो थे वो ओरछा में स्थित थे। उन्होंने गोपनीय तरीके से अपना निवास बना रखा था और महात्मा गांधी की अस्थियों को भी यही ओरछा में ही बेतवा नदी में विसर्जित किया था। जैसे नर्मदा में तिलवारा घाट में किया गया था, उसी तरीके से ओरछा नदी में बेतवा नदी में कहाँ किया गया है? तो ओरछा के कंचन घाट में। कहाँ किया गया है? ओरछा के कंचन घाट में। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। ये तमाम चीजें किससे संबंधित थी? ये तमाम चीजें आपके बेतवा नदी से संबंधित थी। और बेतवा नदी का ये हम मैप देख लेते हैं। मैप से देखेंगे कि कुम्हरा गांव से ये नदी प्रवाहित हो रही है, फिर भोजपुर, सांची और चंदेरी होते हुए ये आपके उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश से पुनः टीकमगढ़, ओरछा से प्रवेश करती है और अंतिम में हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? बीना नदी है, जामनी नदी है और धसान नदी है। क्लियर? और दाएं तरफ से और बाएं तरफ की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? हलाली नदी। कौन सी है? हलाली नदी। इस पर परियोजनाएं कौन सी हैं? सम्राट अशोक परियोजना, फिर है जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, राजघाट परियोजना जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, माता टीला बांध और परीक्षा बांध, ये आदि चीजें परियोजनाएं भी किस पर संचालित हैं? आपके बेतवा नदी पर। इस तरीके से हमने सिंध नदी और बेतवा नदी को क्या कर लिया? कवर कर लिया है। अब जो हमारी अगली नदी होगी वो कौन सी होगी? अगली नदी होगी केन। कौन सी नदी होगी? केन नदी होगी। क्लियर? तो केन नदी के बारे में हम क्या देखते हैं?
केन नदी के बारे में हम उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम बुंदेलखंड के पठार से होता है। कहाँ से होता है? अगर भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार से, और पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग? तो कैमूर पर्वत श्रेणी। कौन से भाग से? कैमूर पर्वत श्रेणी से। जिला होगा कटनी और तहसील होगी रीठी। तो कटनी जिले के रीठी तहसील से उद्गम होता है किसका? आपका केन नदी का, जो कि बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, और विंध्याचल पर्वत के कैमूर पर्वत श्रेणी से इसका क्या होता है? उद्गम। अवसान कहाँ होता है, यानी कि समागम ये मिलती कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है। कौन सा? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, और बांदा जिला में चिला गांव है। कौन सा गांव है? चिला गांव है। और चिला गांव का भोजहा नामक स्थान का नाम क्या है? भोजहा नामक स्थान पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। तो सिर्फ यमुना में जाकर मिलती है, इतनी जानकारी रखना पर्याप्त नहीं है। जिस हिसाब से व्यापम गहराई से प्रश्न पूछता है, हमें और भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिला गांव के भुजहा नामक स्थान पर ये यमुना नदी से जाकर मिलती है। क्लियर है? अब इसका हम प्रवाह देखते हैं। क्या देखते हैं? केन नदी का प्रवाह देखते हैं। तो कुल इसका प्रवाह 427 किलोमीटर है। कितना है? 427 किलोमीटर है, जिनमें से 292 किलोमीटर तो ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश में। और 84 किलोमीटर यूपी में। कितना? 84 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ये क्या बनाती है? सीमा। और इसी सीमा पर लगभग 51 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर? 51 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। प्लस इसका प्रवाह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच है। कहाँ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच है। इसीलिए इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक क्या है? वनस्पति आधारित क्षेत्र है। और यहाँ की वनस्पति की जीवन का निर्धारण कौन करती है? आर्द्रता का निर्माण कौन करती है? तो ये केन नदी ही करती है। इसीलिए इस केन नदी को क्या कहा जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके प्राचीन नाम। किसकी? केन के प्राचीन नामों की। तो इसका प्राचीन नाम है कर्णवती, शुक्तिमती, दीर्णावती, श्रेवणी, कैनास, कियाना। क्या क्या है? कर्णवती, शुक्तिमती, दीर्णावती, श्रेवणी, कैनास व कियाना, है ना। तो ये शुक्तिमती, क्योंकि ये शुक्तिमती, इसका अन्य नाम क्या है? शुक्तिमती भी है। क्लियर है? क्योंकि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शुक्ति महाजनपद थी। फिर अन्य नाम देखते हैं। तो इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसको मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का भी दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं सहायक नदियों के बारे में, यानी कि इस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो उर्मिल है, रनगवा है, श्यामरी है, मिढ़ासन है, बेबस है, किलकिला है, बाना है, सुनार है, कोपरा, ब्यामा, वियरना। कोपरा, ब्यामा, वियरना ये किसकी सहायक नदी है? तो ये 2016 में व्यापम द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। तो किसकी सहायक नदियां हैं? केन नदी की सहायक नदियां हैं। और गुदेन और चंद्रावल। कौन सी? गुदेन और चंद्रावल। तो ये तमाम इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी, इसलिए इन छोटी छोटी नदियों से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा एक बार, कौन सा? उर्मिल, रनगवा, श्यामरी, मिढ़ासन, बेबस, किलकिला, बाना, सुनार, कोपरा, ब्यामा, बियरना, गुदेन और चंद्रावल। ये तमाम जो सहायक नदियां हैं किसकी हैं? केन नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे कि इस पर जलप्रपात कौन कौन से स्थित है। तो इस नदी पर स्थित दो प्रमुख जलप्रपात हैं। एक तो गाथा जलप्रपात है, जिसे पांडव जलप्रपात भी कहते हैं। तो गाथा व पांडव जलप्रपात इसी नदी पर है, केन नदी पे। और किस जिले में है? पन्ना में। तो गाथा और पांडव, पांडव से पन्ना, और पांडव की क्या सुनते हैं हम? गाथाएं सुनते हैं। तो क्या हो गया? पांडव और गाथा ये दोनों कहाँ है? पन्ना में। रनेह जलप्रपात, इससे प्रश्न ये किसमें पूछा गया? आपके ये आपके एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रनेह जलप्रपात किस जिले में है? छतरपुर में है। और केन और खद्दर नदी जहां केन में आकर मिलती है, उन्हीं के संगम पर आपका ये जलप्रपात बनता है। कौन सा? रनेह जलप्रपात बनता है। क्लियर है? फिर अब हम देखते हैं केन नदी पर संचालित परियोजनाएं। क्या देखेंगे? केन नदी पर संचालित परियोजनाएं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? गंगेऊ परियोजना। कौन सी परियोजना? गंगेऊ परियोजना। ये पन्ना छतरपुर में है। और कहां पर? इस पर यहाँ पर केन और सिमरी नदी। कौन सी नदियां? सिमरी नदी जहां पर कैन में आकर मिलती है, केन में, वहीं पर आपका कौन सा परियोजना संचालित है? गंगेऊ परियोजना। क्लियर है?
फिर रनगुआ परियोजना, कौन सी परियोजना? रनगुआ, ये छतरपुर के बमीठा में, कहाँ? छतरपुर के बमीठा में स्थित है। फिर अगली है उर्मिल परियोजना, कौन सी परियोजना? उर्मिल परियोजना, ये छतरपुर में है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके तहत इसका 60% लाभ मध्य प्रदेश को, 40% लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि उर्मिल परियोजना, ये पूछा गया है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। या आगे चल के ये भी पूछ सकता है कि उर्मिल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा किस अनुपात में है, तो 60:40 में या 6:4 में। क्लियर है? बरियापुर सिंचाई परियोजना, कौन सी हो गई? बरियापुर सिंचाई परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर है पवई मध्यम सिंचाई परियोजना, कौन सी है? पवई मध्यम सिंचाई परियोजना, ये पन्ना जिला में है, इसी नदी पर। रनगुआ और गंगेव जो परियोजना है, कौन कौन सा अभी हमने देखा कि रनगुआ और गंगेव परियोजना, तो इसके तहत यूपी और मध्य प्रदेश में अनुपात बंटवारे का क्या है, तो 85% किसको दिया जाता है? उत्तर प्रदेश को, और मध्य प्रदेश को केवल 15% मिलता है। क्लियर? तो ये दोनों भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को 85% और मध्य प्रदेश को 15%। लेकिन अगर उर्मिल परियोजना की बात करें तो इसके तहत मध्य प्रदेश को 60 और उत्तर प्रदेश को 40% है ना लाभ प्राप्त होता है। क्लियर? अब अन्य तथ्य देख लेते हैं किससे संबंधित, आपके केन नदी से। तो क्या निकल के आता है कि अजयगढ़ से, कहाँ? अजयगढ़ से बांदा के मध्य, जहां पर ये जाके मिलती है, तो अजयगढ़ से बांदा के मध्य सजर नामक, कौन से नाम का? सजर नाम का कीमती पत्थर पाया जाता है। और इस पत्थर को कहाँ निर्यात किया जाता है, तो ईरान देश को। कहाँ निर्यात किया जाता है? ईरान देश को। क्लियर हो गया? तो कौन सा पत्थर हो गया? सजर नामक कीमती पत्थर अजयगढ़ पन्ना से लेकर आपके बांदा यमुना में जहां तक मिलती है, इसके बीच पाया जाता है, और जिसका निर्यात कहाँ किया जाता है? ईरान देश को। फिर इसी पर केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र हैं, चंबल घड़ियाल संरक्षण केंद्र, केन घड़ियाल संरक्षण केंद्र और सोन घड़ियाल संरक्षण केंद्र। तो इसी नदी पर स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व, कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व से 54 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच इसका प्रवाह कितना है, तो 54 किलोमीटर। कितना है? 54 किलोमीटर प्रवाह होता है किसका? आपका केन नदी का। तो मित्रों, इस तरीके से हमने यमुना जो उपतंत्र था और यमुना उपतंत्र की 4 प्रमुख नदियां थी, उसको हमने 2 वीडियो में बड़े डिटेल से और बड़े विधिवत तरीके से पढ़ाया है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और अपनी नोट्स स्वयं की बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, यकीन मानिए कि यहाँ से बनने वाले तमाम प्रश्नों को आप बड़े आसानी से करने में सक्षम हो पाएंगे। तो अब अगले वीडियो में हम 2 उपतंत्रों को जो शेष बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक तो आपका टोन्स उपतंत्र हो गया और दूसरा आपका सोन उपतंत्र हो गया, जिसके साथ आपका ये गंगा अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ये पूरा हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो कैसा रहा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की तरह कहूँगा, माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।